रोबोटिक सर्जरीज हम लोग कैंसर के लिए भी करते हैं, जैसे जीभ का कैंसर हो या टॉन्सिल का कैंसर हो या लैरिंक्स का, वॉइस बॉक्स का कैंसर हो, हड्डी को निकालते हैं, फेस का शेप भी चेंज हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से ही हो जाता है सारा सर्जरी। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे रोबोटिक सर्जन्स मेरे फील्ड में बन जाएं और इसका ट्रेनिंग मैं चाहती हूँ कि इंडिया में हो, और इंडिया में कैडावरिक लैब और सिमुलेशन लैब के तरीके से यहाँ पर अगर पटना में कोई भी कैडावर लैब मुझे जैसे हर महीने में भी कैडावर्स प्रोवाइड करेंगे तो हम जरूर आके सिखा देंगे यहाँ पर। दो कारण की वजह से यहाँ नहीं हो रहा है। एक तो ट्रेंड रोबोटिक सर्जन्स है नहीं, हमको भी कोरिया जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए, और ये गवर्नमेंट को ये चीज देखना चाहिए कि क्यों हमें बाहर के कंट्रीज में जा करके सीखना है, हम यहीं पर क्यों नहीं इसको ट्रेनिंग दे नहीं सकते हैं। मिनिस्ट्री कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, हम जैसे डॉक्टर्स को मिल करके इनोवेशंस को कैसे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाएं, हम तैयार हैं एडवाइस देने के लिए। गवर्नमेंट तो कर ही सकता है, कम से कम एक स्टेट में एक रोबोट तो हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। आज हमारे साथ जो महिला जुड़ी हुई है, मुझे काफी खुशी हो रही है और गर्व भी फील हो रहा है कि एक महिला डॉक्टर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और खुशी इसलिए फील हो रहा है कि भारत की ये पहली महिला डॉक्टर हैं जिन्होंने रोबोटिक तरीके से ऑपरेशन किया है और साकार भी हुआ है। काफी फेमस भारत में ये डॉक्टर हैं, विदेशों में तो इनकी चर्चाएं तो चल ही रही है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कल्पना नागपाल। मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। थैंक यू मैम, मुझे काफी खुशी हो रही है, भारत की पहली महिला डॉक्टर आप हैं जिन्होंने रोबोटिक तरीके से, आखिर ये आप किस तरह से मतलब इसको साकार की है? काफी रोबोटिक सर्जरीज हमने किया है, पटना से भी काफी मरीज आए हैं मेरे पास। रोबोटिक सर्जरीज हम लोग कैंसर के लिए भी करते हैं, जैसे जीभ का कैंसर हो या टॉन्सिल का कैंसर हो या लैरिंक्स का, वॉइस बॉक्स का कैंसर हो। ये क्या है, बगैर हड्डी काटे, बगैर नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सर्जरी होता है, काफी बड़े कट्स लगते हैं, हड्डी को निकालते हैं, फेस का शेप भी चेंज हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से ही हो जाता है सारा सर्जरी, और कोई खून नहीं जाता है, और पूरा का पूरा अच्छे से ट्यूमर निकाल सकते हैं। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं है अगर आप स्टेज 1 और स्टेज 2 ट्यूमर्स में आ जाते हैं। और इसीलिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब कोई ऐसा लक्षण हो, और इसका सुविधा ले सकते हैं। तो इसके अलावा हम खराटों की बीमारी में भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं इस रोबोटिक के माध्यम से। और इसके अलावा थायराइड सर्जरीज करते हैं, पैराथायराइड सर्जरीज करते हैं, और कई सारे बिनाइन ट्यूमर्स भी निकालते हैं। और रोबोटिक नेक डिसेक्शन, रोबोटिक के कई एडवांटेजेस है हेड एंड नेक फील्ड में। सो हम धीरे धीरे इंडिकेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। लाइक हिमांजियोमा जैसे बीमारी जहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूशंस का जरूरत है, इसमें बगैर ब्लड अरेंज करे पूरा नीट तरीके से निकालते हैं। और इसमें ये सब इसीलिए हो सकता है क्योंकि रोबोटिक आर्म्स जो है ह्यूमन आर्म्स की तरह नहीं है, वो सांप की तरह लंबे लंबे आर्म्स, सिर्फ 5 मिलीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और जो प्रिसाइसली डायसेक्ट कर सकते हैं। और इन डेप्थ जो हमारा क्लैरिटी होता है, 3D विजन से हम लोग जो देखते हैं, उसका विजन और नॉर्मल आंखों से जो देखने का, उसका बहुत ज्यादा अंतर है। हम हर नाड़ी को उसमें देख सकते हैं अच्छे से, इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशंस के बगैर इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे रोबोटिक सर्जन्स मेरे फील्ड में बन जाएं, और इसका ट्रेनिंग मैं चाहती हूँ कि इंडिया में हो, और इंडिया में कैडावरिक लैब और सिमुलेशन लैब के तरीके से यहाँ पर अगर पटना में कोई भी कैडावर लैब मुझे जैसे हर महीने में भी कैडावर्स प्रोवाइड करेंगे तो हम जरूर आके सिखा देंगे यहाँ पर। यही चाहती हूँ कि एम्स पटना या बड़े हॉस्पिटल्स में ये कैडावर लैब्स का प्रबंधित हो जाए और हम ये ट्रेनिंग चालू रखें। मैम, बहुत सारे डॉक्टर आपके पास ट्रेनिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं। मुझे ये जानना है कि पटना में क्या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये जो व्यवस्थाएं जो आप बोल रही हैं वो नहीं है, रोबोटिक तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया जाता है? एम्स की आप बात कर रही हैं, वहां पर मतलब कब तक ये एप्लीकेशन हो रहा है? दो कारण की वजह से यहाँ नहीं हो रहा है। एक तो ट्रेंड रोबोटिक सर्जन्स है नहीं, हमको भी कोरिया जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए, और ये गवर्नमेंट को ये चीज देखना चाहिए कि क्यों हमें बाहर के कंट्रीज में जा करके सीखना है, हम यहीं पर क्यों नहीं इसको ट्रेनिंग दे नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो भी खर्चा है गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, और इसके लिए ट्रेनिंग और सिमुलेशन लैब्स रखें।
और रोबोट्स खरीदें जो टीचिंग के लिए चाहिए, और हम ट्रेन कर सकते हैं और रोबोटिक सर्जन्स तैयार कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं है पटना में। ना रोबोट है, ना कोई सर्जन है ट्रेंड इसके लिए। बात करें तो अदर स्टेट में कहाँ पर है जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी जैसे महाराष्ट्र में कई जगह रोबोट्स हैं, और साउथ इंडिया में भी कई जगह रोबोट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है, नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स हैं, लेकिन सिर्फ गुवाहाटी में एक है। जम्मू कश्मीर में है नहीं, बिहार में है नहीं, रांची में है नहीं, तो कई स्टेट्स में नहीं है। ये क्यों नहीं है? हर एक स्टेट में न्यू टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जो जो इनोवेशंस आ रहे हैं, जो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, हर एक पेशेंट का राइट है कि उनको नया ट्रीटमेंट मिले। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर मिनिस्ट्री कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, हम जैसे डॉक्टर्स को मिल करके इनोवेशंस को कैसे बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाएं, हम तैयार हैं एडवाइस देने के लिए। लेकिन हर एक स्टेट में मैं चाहती हूँ कि ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो। मैम, आप यहाँ पर आई हैं, पटना में आई हैं, यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, क्या आप उनसे मतलब ये कांटेक्ट करने की कोशिश की, अपनी राय को यहाँ पर रखने की कोशिश की कि भाई बिहार में इस तरह से होना चाहिए तो सही रहेगा? और बिहार जो हमारा जो जनसंख्या के अनुसार मैं देख भी रही है कि कैंसर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंच रहा है, थायराइड की तो बात ही न करें। जी, जैसे रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजी में भी, और बेरियाट्रिक सर्जरी में भी, कोलोरेक्टल सर्जरी में भी, थोरैसिक सर्जरी में भी, कार्डियक सर्जरी में भी, ये सब जगह यूज कर सकते हैं, गायनेकोलॉजी में भी, और ईएनटी के लिए भी। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मशीन एक काफी है, एक ही मशीन इन सब स्पेशलिटीज में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्पेशलिटी के लिए अलग अलग रोबोट चाहिए, वैसा भी नहीं है। एक ही रोबोट खरीदना है, सो खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब यहाँ के मिनिस्टर के पास आपने ये प्रस्ताव रखने की कोशिश की? यही पहली बार मैं पटना आ रही हूँ और आज ही मैं ये चीज बता रही हूँ, सो अब हो सकता है सब लोग सुने। मतलब क्या, मतलब उसका क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट है जो स्टेट में भी नहीं आ पा रहा है? लोग, आम लोग कैसे इसका इलाज कर पाएंगे? जी, आजकल ऐसा है, रोबोटिक कंपनीज भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो अपफ्रंट चार्जेस ना लेकर के हर एक पेशेंट से रिकवर कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 20 करोड़ का मशीन है, तो हॉस्पिटल को सीधा 20 करोड़ देने का जरूरत नहीं है, वहां पर आके इंस्टॉल कर सकते हैं और धीरे धीरे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं हर एक पेशेंट के थ्रू। तो बहुत आसान तरीके से ये सब हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट तो कर ही सकता है, कम से कम एक स्टेट में एक रोबोट तो हो। अच्छा मैम, जागरूक करने के लिए आप आई हैं कि लोगों तक, जन जन तक ये मतलब ये पहुंच पाए, तो कैसे इसको और आप प्रचार करना चाहेंगी? डॉक्टरों से कैसे मिलके, हर हॉस्पिटल में कैसे जाकर? इसके लिए हमने रिसेंटली विमेन एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, मैंने ये फाउंड किया, मतलब इसको फॉर्म किया संस्था को, और इसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी ईएनटी डॉक्टर्स हैं इंडिया में, लेडीज, फिलहाल तो मैंने लेडीज के लिए ये संस्था चालू किया है। हम लोग ऑलरेडी 1500 मेंबर है। मेरे को लगता है कि और भी ईएनटी डॉक्टर्स होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता है, खासकर छोटे गाँव वगैरह में। तो जैसे जैसे ये संस्था के बारे में जानकारी होगी, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। हम लोग फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, फ्री वर्कशॉप्स करेंगे, और इससे काफी लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं हमें। लेकिन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के लिए थोड़ा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। रिसेंटली हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, हमने अपने खर्चा भी किया है इस कॉन्फ्रेंस को चलाने में। बहुत लोग इसको आए थे सुनने के लिए। एक बात है कि महिलाओं को ही क्यों मतलब इसमें रखा गया है? जब कह रही है कि सिर्फ महिलाएं ही हैं इसमें? क्योंकि पूरा एसोसिएशन बहुत बड़ा है, 8000 से ज्यादा ईएनटी डॉक्टर्स हैं इंडिया में, तो मैं अकेले तो पूरा संस्था को नहीं ले सकती हूँ। ऑलरेडी एक संस्था भी है, पूरा एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम कुछ डॉक्टर्स को, करीब 2000 डॉक्टर्स को हमारे अंडर लेकर के उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ऐसा मेरी तरह और भी लोग सोच सकते हैं। महिलाओं के ही आप बोल रही हैं कि महिला डॉक्टर ही सारा कुछ हमारे देश में? क्योंकि महिलाओं के और भी चैलेंजेस है जो मैं ज्यादा समझती हूँ, उनके मल्टीटास्किंग की वजह से, उनके फैमिली के चैलेंजेस की वजह से, और पेरेंट्स के होने के नाते उनको चाइल्ड केयर के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ये सब मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, तो इन लोगों को मैं एंकरेज करना चाहती हूँ, इमोशनल सपोर्ट भी देना चाहती हूँ। तो इसीलिए हमने अलग से विमेन एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया फॉर्म किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल्पना,
डॉक्टर कल्पना हमारे साथ जुड़ी हुई थी और ये पटना आई है। हालांकि यहाँ पर बहुत कम ही, ना ही के बराबर आती हैं और विदेशों में ही ज्यादा रहती हैं। लोगों के बीच पहुंच रही हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ के सरकार से भी मिलने की कोशिश करेंगी। खास करके हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे तेजस्वी यादव हैं, उनसे भी यह रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगी कि भाई बिहार ऐसा जो राज्य है, यहाँ पर भी आप रोबोटिक तरीके से जो ऑपरेशन किया जाता है, वहाँ एक मशीन तो जरूर लेके आइए, ताकि वह लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा तो जरूर पहुंचाएगा। यानी कि गवर्नमेंट के तरफ से ये बार बार रिक्वेस्ट मांग रही है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये जो मशीन है वो जरूर खरीद सकती है और लोग वहां पर जाएंगे। चलिए, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर को अगर कुछ करना है तो जरूर इनकी बातों को सुनना चाहिए और रिक्वेस्ट को मानना चाहिए, तभी हमारी जो जनता है वो सही होगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।